नमस्कार साथियों, मैं के सैनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले पार्ट में हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है अपनी क्लास 10th की, उसमें चैप्टर 5 जो 4 था उसको अभी हाल ही में कंप्लीट किया है। आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के पार्ट 1 को देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस को बताया गया है। एक ये प्रस्तावना है कि जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हम उनका हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। बिना खनिज या बिना मिनरल्स के या जो एनर्जी रिसोर्स हैं, उनके बिना हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और चूँकि अगर वैसे देखा जाए तो हमारे जो पौष्टिक उपभोग है, हमारे जो उपभोग की चीज़ें होती हैं, पौष्टिक उपभोग, उसमें हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है उनका, वो मात्र 0.3% ही होता है। पर इतना होने के बावजूद भी जो महत्वपूर्ण और ये इतना महत्वपूर्ण गुणकारी है क्या, मिनरल्स, क्योंकि ये जो हमारा भोज्य पदार्थ है को हम तभी उपभोग करने में सक्षम होंगे जब ये होंगे। तो मतलब 99% ये कहीं ना कहीं मिनरल्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि खनिज होता क्या है। इसके बारे में हम देखेंगे कि जब खनिज का लेसन चल रहा है, मिनरल्स का लेसन चल रहा है, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि खनिज किसको कहेंगे। तो देखिए, खनिज पदार्थ प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान ऐसा तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। प्रकृति में खनिज अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर, हीरा हुआ है, नरम, चूना तक सम्मिलित है। तो मतलब प्रकृति में स्वतंत्र रूप से ऐसे तत्व, समरूप तत्व बोल सकते हैं उनको, मतलब ऐसे प्रकृति में विद्यमान समरूप तत्व जिनकी जो आंतरिक संरचना होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। एक निश्चित यानी डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। और वो जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, या मिनरल्स उनको हम बोलते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर डिफरेंट रूप में प्राप्त होते हैं। अलग अलग रूपों में ये हमें देखने को मिलते हैं। और ये रूप कैसे हो सकते हैं, अगर ये कठोर से कठोर हीरे के तौर पे भी हम देख सकते हैं। हीरे जो हीरा होता है, डायमंड होता है, उसके रूप में भी हो सकते हैं ये मिनरल्स। और जो नरम होता है, क्या चूना पत्थर वगैरह, जिसको हम क्या होते हैं लाइमस्टोन वगैरह बोलते हैं, उसकी तरह भी ये हो सकता है क्या, मिनरल्स। अभी देखते हैं मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। हमें ये मालूम पड़ गया कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, प्रस्तावना में हमने देखा। फिर हमने ये भी जान लिया कि मिनरल्स होते क्या हैं। अभी हम जानेंगे कि मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होंगे। तो देखिए, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो खनिज होते हैं वह खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। खनिज एक्चुअल में अयस्क में पाए जाते हैं, अयस्क में पाए जाते हैं। और अयस्क क्या होता है, किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो अयस्क क्या होता है कि जो कोई भी मिनरल्स होता है, खनिज होता है, वह हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिलता, बल्कि वह अयस्क रूप में होता है। और अयस्क में क्या होते हैं, काफ़ी अन्य तत्वों का भी मिश्रण होता है और संचयन होता है, मतलब मिक्सचर होता है उस अयस्क में। जैसे लोहा है तो लोहा का अयस्क, लोहा हम डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, आयरन को हम डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते, इसका अयस्क होता है। जैसे इस्पात बोलते हैं हम, आयरन बोलते हैं।
तो इसको लोहा जो अयस्क होता है उसमें काफ़ी चीज़ें, मैग्नीज भी उससे निकाला जाता है, उससे काफ़ी जो लोह धातु होती हैं वो है, जो लोहा अयस्क होता है उससे अलग अलग तौर पे निकाली जाती है, और उसमें जो लास्ट में हमें आयरन अलग से मिलता है, मैग्नीज अलग से मिलता है। तो एक ही अयस्क से हम विभिन्न प्रकार के मिनरल्स प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तत्वों को संचयन अपने अंदर संचयन रखता है। अब बात की जा रही है कि कोई भी खनन किया जाता है पृथ्वी के भूगर्भ में, अगर हम कोई भी खनन का कार्य करते हैं मिनरल्स प्राप्त करने के लिए, तो वह आर्थिक रूप से इकोनॉमिक रूप से बेनिफिशियल कब होगा, कब लाभदायक होगा, जब अयस्क में खनिजों का संचयन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, जो अयस्क हम निकाल रहे हैं, जिस अयस्क का हम खनन कर रहे हैं, अगर उसमें खनिजों का जो संचयन है वह पर्याप्त मात्रा में है, तब तो हम जो हमारी लागत होती है या जो हमें खनिज का जो हम निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने में हमें काफ़ी बेनिफिट या लाभदायक होगा। और ये जो खनन की सुविधाएं हैं इनका निर्माण व संरचना पर निर्भर करता है। और हम जो खनिजों का जो खनन करते हैं तो उसकी सुविधा किस पे डिपेंड करती है कि जो अयस्क है उसका निर्माण व उसका संरचना कैसी होती है। कुछ अयस्क की जो निर्माण होता है वह काफ़ी जटिल होता है, तो हम उससे उसका उत्खनन करके या उसका खनन करके हम उससे मिनरल्स प्राप्त करते हैं, तो हमें काफ़ी खर्चा आता है, ये काफ़ी टाइम लगता है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। और उसकी अगर संरचना भी टिपिकल संरचना है तो ये मतलब उससे काफ़ी समय लगता है और उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है, तो वहाँ पर हमें जो खनिज प्राप्त होगा वह काफ़ी कॉस्टली होगा। तो कोई भी हम अयस्क से खनिज प्राप्त करते हैं तो वो अयस्क की संरचना पे भी कहीं ना कहीं काफ़ी रूप से उस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज प्राय निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। अभी बात हो गई कि खनिज क्या होते हैं, खनिज कहाँ से मिलते हैं। अब खनिज हमें ये तो बता दिया कि हम अयस्क से प्राप्त करते हैं, बट ये जो अयस्क होते हैं ये भी तो कहीं ना कहीं विद्यमान होते हैं ना पृथ्वी में। ये थोड़ा है कि अयस्क हम खोद खनन किया और पृथ्वी के भूगर्भ से हमें डायरेक्ट मिल गया, नहीं। ये जो अयस्क होते हैं ये भी पृथ्वी के धरातल के अंदर जो शैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं विभिन्न प्रोसेस के अंडर। तो वो कौन कौन सी सेल होती हैं, चट्टान होती हैं, और उनमें किस तरीके से ये समाहित होते हैं या उनमें विद्यमान रहते हैं जो अयस्क होते हैं जिनसे हम मिनरल्स प्राप्त करते हैं, उसके बारे में यहाँ थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। देखिए, कंटिन्यू करते हैं। आग्नेय तथा कायंत्री चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। ऐसी सेलों में मुख्य रूप से जस्ता, तांबा, जिंक व शीशा व खनिज प्राप्त होते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान होती हैं या जो कायंत्री चट्टान होती है, उन चट्टानों के बीच में दरारें होती हैं या दो चट्टानों के बीच का जोड़ होता है या भ्रंश होते हैं। भ्रंश मतलब चट्टान टूट गई हो तो उसका बीच का भाग, या विदर। तो जो विदर होते हैं, भ्रंश होते हैं, जोड़ वगैरह होते हैं, उनसे भी हमें काफ़ी क्या मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं जिनसे हम मिनरल्स निकालते हैं। और इनमें जो जिनसे जो मुख्य रूप से जिन मिनरल्स की हमें प्राप्त हम करते हैं इन सेलों से, किससे, स्पेशली आग्नेय और कायंत्री से। उनमें आता है जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया और शीशा हो गया। नेक्स्ट देखती है, अनेक खनिज औषधि चट्टानों में खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। तो इसके बाद में दूसरी चट्टान आती है औषधि चट्टान। तो औषधि चट्टानों में भी उसकी जो परतें होती हैं जिनको हम संस्तर भी बोलते हैं, या जिन लेयर्स बाय लेयर, एक ही चट्टान के अंदर ये चट्टान क्या होती है, लेयर होती हैं जो, तो लेयर बाय लेयर होती हैं। तो इन लेयर्स के मध्य ही, इन परतों के मध्य से हमें काफ़ी अयस्क प्राप्त करते हैं और जिससे काफ़ी मिनरल्स होते हैं। तो इसमें जो औषधि चट्टानों में जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं उनमें मुख्यतः हम कोयला, जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम को सम्मिलित करते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, निक्षेपण, संचयन व जमाव। ये जो मिनरल्स हम प्राप्त करते हैं किसके थ्रू, औषधि चट्टानों के थ्रू। तो औषधि चट्टानों में इन जो अयस्क होते हैं वह कैसे संचयित होते हैं, ये निक्षेपण के द्वारा, संचयन के द्वारा या जमाव का परिणाम होता है। वह मतलब इन चट्टानों के अंदर जो वर्षों से दबी हुई होती हैं, तो प्रेशर और टेम्परेचर, भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर और ऊपर का दबाव,
जिससे क्या होता है, निक्षेपण और संचयन और जमाव का परिणाम के थ्रू ही अयस्क का निर्माण होता है, और उस अयस्क से हम क्या करते हैं, वहाँ से मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। बॉक्साइट का निर्माण इसी से होता है। ये तो हमने शैलों की बात की, आग्नेय कायंत्रित और अवसादी। इसके अलावा खनिज और भी रूपों में हमें प्राप्त होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जैसे कि कुछ चट्टानें क्या होती हैं, खनिज चट्टानें का अपघटन हो जाता है। चट्टानें जो वायुमंडलीय ह्यूमिडिटी है, तापमान है, आर्द्रता है और दाब है, प्रेशर्स है, जो भी क्लाइमेट की कंडीशंस होती हैं, जो जलवायु की सिचुएशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग चट्टानों का अपघटन होता रहता है। यानी चट्टानें टूट के बिखरती रहती है, फिर नई चट्टानों का निर्माण होता रहता है। तो चट्टानों के अपघटन के होने के फलस्वरूप भी हमें काफ़ी मिनरल्स प्राप्त होते हैं, और जो अपघटन से मिनरल्स प्राप्त होता है उसमें मुख्यतः बॉक्साइट का नाम हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। इनमें सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। आपको पता होगा कि जो पहाड़ियाँ होती है, ढलान होती है, या समुद्र की बालू होती है, रेतीली मिट्टी होती है, या जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ से क्या होता है, बाढ़ का या फिर पानी जहाँ पर उस मिट्टी में आता जाता रहता था, समुद्री रेतीली हो गई मिट्टी, या फिर जो बाढ़ के मैदान हो गए, तो ऐसी जगह पर जो रेत होती है उससे भी काफ़ी मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं, और ये मिनरल्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। इनमें जो मुख्यतः हम मिनरल्स को काउंट करते हैं वह है, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया और प्लेटिनम। ये मुख्यतः हमें समुद्री बालू, रेत के जमाव से में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं। प्रमुख खनिज खाने का नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन। अब ये हम धरातलीय जो सिचुएशन थी धरातल के ऊपर या उसके पृथ्वी के भूगर्भ में जो हमें मिनरल्स मिलते थे उसकी बात की, तो धरातल ही नहीं, उसके अलावा अगर हम सागर की बात करें तो महासागरों के अंदर से भी हमें काफ़ी मिनरल्स प्राप्त होते हैं। महासागर भी जो खनिज पदार्थों के एक भंडार गृह है, और वहाँ से हमें मिलने वाले मिनरल्स में प्रमुख है खाने का नमक है, जो साधारण नमक है होता है हमारा। उसके अलावा मैग्नीशियम और ब्रोमाइन मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। ये बात हुई सोर्स की कि कहाँ से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, खनिजों का वर्गीकरण। जो मिनरल्स होते हैं उनको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन के ये जो आधार है, ये आधार है कमर्शियल बेसिस पे हम जो मिनरल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इनको हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर सामने हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में खनिजों का वर्गीकरण, तो जो पहला वाला था ये देखिए, फर्स्ट में दे रखा है धात्विक खनिज, दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज, और तीसरे होते हैं ऊर्जा संसाधन। तो धात्विक खनिज के अंदर भी हम इसको 3 सब पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट हो गया लौह धातु, दूसरा अलोह धातु, तीसरा बहुमूल्य खनिज। अधात्विक धातु, ऊर्जा संसाधन एज इट इज़ है। तो सबसे पहले करते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन से आते हैं, एक तो लौह धातु जिसमें लोह तत्व है, यानी जो ऐसे मिनरल्स जो लोहे का गुण विद्यमान रखते हैं अपने अंदर, तो वह कहलाते हैं लौह धातु। इसके अंदर आते हैं कौन कौन से, जो लोहा अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, निकिल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी लोहे धातु होते हैं। इनमें लोहे के इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या गुण होते हैं वह विद्यमान रहते हैं। दूसरे आ गए अलोह धातु, जिसमें लोहे के गुण विद्यमान नहीं रहेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम बात करें, कॉपर हो गया, शीशा हो गया, जस्ता हो गया और बॉक्साइट हो गई। अभी तीसरा है इसी में बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज जो हमने बात की थी, जो गोल्ड, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, ये हो गए, तो ये सभी आते हैं धात्विक खनिज की कैटेगरी में। और अगर सब पार्ट करें, इनका सब डिवाइडेड करें, तो ये आते हैं लोहे, अलोहे और बहुमूल्य खनिज। अब बात आती है धात्विक के बाद में अधात्विक। तो अधात्विक खनिज क्या है, जो धातु नहीं है, जो धातु नहीं है, जिनमें लोहे या ये बहुमूल्य खनिजों कैटेगरी में नहीं आते। इनसे जो जस्ट दूसरे हैं उनको हम बात करते हैं, जैसे अब्रिक हो गया,
यह एक धात्विक खनिज है। अब्रक हो गया, नमक हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, चूना पत्थर बोल सकते हैं, संगमरमर बोल सकते हैं। ये सभी क्या हैं? प्रमुख अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। अब लास्ट में है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं जिनको हम, जैसे जो सबसे हमारा जो परंपरागत है वह है कोयला है। आपको मालूम है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेज, ये सभी क्या हैं? एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो आज का जो लेसन है, हमारा पार्ट है, उसको हम आज यहीं तक ही रखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्लासिफिकेशन देखे हैं, जो मुख्य खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, उनको हम ब्रीफली और धीरे धीरे उनको ग्रेजुअली देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।